सौजन्या? ठीक है, ओके। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 और 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया था, ठीक है भाई। और मैंने एक 4 कॉन्सेंट्रिक शेल का भी एग्जांपल देकर के आपको इक्वेशन लिखवा दी थी। अभी हम इसमें कंडक्टर्स को और आगे एलिब्रेट करके पढ़ते हैं। तो उसमें टॉपिक है हमारा, लिखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 शेल्स हैं, हमारे पास 2 शेल्स हैं, या मतलब 2 कंडक्टर हैं, है ना। एक की रेडियस r1 है और इसे चार्ज दे दिया मैंने q1, और एक काफी इंफाइनाइट दूरी पर, ये जो डिस्टेंस है d वेरी वेरी हाई है, वेरी वेरी ग्रेटर देन है, ऐसे लिख देते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। काफी ज्यादा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और इसकी रेडियस r2 मान करके इसे चार्ज दे दिया मैंने q2। आ गई क्या बात समझ में? ये q1 है, ये q2 है, रेडियस इनकी अलग अलग है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों कंडक्टर को, यानी दोनों आइसोलेटेड स्पेयर को एक स्विच S के द्वारा हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये कंडक्टिंग वायर है, दिस इज कंडक्टिंग वायर। यदि मैं इस कंडक्टिंग वायर से स्विच लगा करके इन्हें जोड़ दूंगा, तो ये दोनों कंडक्टर, यानी दोनों कंडक्टिंग स्पेयर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। क्लियर है क्या बात? तो एक ही कंडक्टर बन जाएगा, और इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कुछ चार्ज इधर से इधर भी आ सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है, और चार्ज इस पे कुछ और होगा, फिर इस पे इनिशियली चार्ज तो Q1 था और इस पे चार्ज Q2 था, है ना। तो मैं लिख देता हूं, इफ स्विच S is closed, find the final charges on the spares। ये क्वेश्चन है, मान लिया, ठीक है भाई। तो देखो इसमें कैसे लगाएंगे, देखो कुछ चार्ज इधर से इधर, इधर से उधर ट्रांसफर होगा, और चार्ज ट्रांसफर होने की कंडीशन ये होगी कि चार्ज जब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैं बता देता हूं सिचुएशन क्या होगी। एट इक्विलिब्रियम ऐसे लिख देते हैं, चार्ज विल ट्रांसफर, इस पॉइंट को लिख लेना आप, ट्रांसफर सच दैट, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी such that potential of both conductor, यहां पे स्पेयर है, both spares are same, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ऑब्वियसली एक कंडक्टर बन जाएगा तो एक पोटेंशियल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में मान, लेकिन टोटल चार्ज तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है भाई, Q1 प्लस Q2 है। मान लिया कि जब ये इन्हें हमने जोड़ दिया तो इस पे चार्ज आ जाता है X, क्लियर है। और इस पे चार्ज जो रहेगा, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इस पे Q1 प्लस Q2 माइनस X रहेगा। क्लियर है क्या बात? सच दैट इसका जो पोटेंशियल है, इसका ये इनफाइनाइट दूरी पर रखे हुए हैं, तो इसका पोटेंशियल केवल और केवल इसकी चार्ज की वजह से ही होगा, क्योंकि ये स्पेयर इनफाइनाइट दूरी पर रखा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से अफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे पोटेंशियल V1 है और यहां पे पोटेंशियल V2 है, दोनों के स्पेयर के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा। क्लियर है क्या बात? तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो KQ, हाँ भाई, इस पर जो चार्ज है वो कितना है X, तो पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R1 स्फेरिकल शेल का। इसका जो पोटेंशियल होगा वो KQ1 प्लस Q2 माइनस X, चार्ज है इस पे, टोटल चार्ज इतना है, अपॉन R2। K से K कट जाएगा, X की वैल्यू निकाल लेंगे, तो X अपॉन R1। इस चार्ज को मैं थोड़ी देर के लिए Q टोटल लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा
क्यू टोटल बाय R2, इसे क्या लिख दिया भाई मैंने, क्यू टोटल माइनस एक्स अपॉन R2, इधर आ जाएगा एक्स कॉमन लेके R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्यू टोटल अपॉन R2। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी, है ना, यहां पे देखो R2 प्लस R1, R1 R2, दिस इज क्यू टोटल डिवाइडेड बाय R2। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, इधर लिख देता हूं मैं। तो जो x की वैल्यू होगी, हाँ भाई, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू क्यू टोटल, दिस द x। क्लियर है क्या बात? तो ये तो पोटेंशियल आ गया, ये तो चार्ज आ गया Q1 पर, इसे मैं Q1 डैश मान लेता हूं, Q1 डैश, और इसे मान लेता हूं Q2 डैश। तो Q1 डैश जो होगा इट विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू Q1 डैश। क्लियर है क्या बात? तो Q1 डैश तो इतना आ गया। Q2 डैश कैसे निकालेंगे भाई? ये Q2 डैश जो था ये था Q टोटल माइनस एक्स, तो Q2 डैश इज इक्वल टू Q टोटल माइनस एक्स इज इक्वल टू R1 अपॉन इंटू क्यू टोटल। हाँ भाई, R1 प्लस R2 एलसीएम आ जाएगा, और क्यू टोटल कॉमन लेकर के इन दोनों से क्यू टोटल कॉमन आएगा, R1 प्लस R2 माइनस R1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो Q2 डैश होगा इट विल बी इक्वल टू इनटू क्यू टोटल। सो दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन स्पेयर 2। तो बोर्ड पे देखो, इधर देखो, तो इसका मतलब ये देखो, ये तो क्यू टोटल था ना, क्यू टोटल को आप Q1 प्लस Q2 कैसे भी करके लिख सकते हो। तो अगर जो आप देखोगे इसकी रेडियस R1 थी, और जब आपने इसे, ये इनफाइनाइट दूरी पर है, सबसे पहले बात ये है, और इसकी रेडियस R2 थी, है ना। मान लेते हैं R2 थोड़ा बड़ा था, तो इस पर जो चार्ज आएगा इस पर R1 के प्रोपोर्शनल आएगा, यानी कि R1 प्लस R2 इंटू क्यू टोटल, और इस पे जो चार्ज आएगा वो R2 के प्रोपोर्शनल आएगा, R1 प्लस R2 इंटू क्यू टोटल। ये तो Q2 डैश हो जाएगा, और इट विल बी इक्वल टू Q1 डैश। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इसे 2 यदि मैं मान लूं, और 1 और 2 को मैं डिवाइड करूं, तो जो फाइनल चार्ज होगा उनका रेशो Q1 डैश Q2 डैश, यदि इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2। इसका मतलब जो चार्ज जो अपीयर होगा, है ना, चार्ज जो अपीयर होगा, जो Q फाइनल होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जिसका रेडियस ज्यादा बड़ा होगा उस पे चार्ज ज्यादा आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, कल भी बताता हूं इसका, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। ऐसे सवाल हो सकता है आपने कर रखे हो, है ना, तो वो भी मैं बता देता हूं कैसे है। देखो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन किस तरीके से दे सकते हैं, वो इस तरीके दे सकते हैं कि मान लिया इसकी रेडियस है, मान लिया 10 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस एक छोटी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? और मान लिया इस पे 4 माइक्रो कूलम इस पे चार्ज है, और ये क्या है बेटा, न्यूट्रल है। क्लियर है क्या बात? तो और ये दोनों इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं, तो इनफाइनाइट पे रखे हुए एक तार लगाते हैं इसमें, है ना, ऐसे करके, और यहां पे स्विच लगा देते हैं ऐसे, है ना, स्विच एस। तो ये बोलेगा कि इफ स्विच एस इज प्लेस्ड फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द टू स्पेयर, है ना। इफ स्विच एस इज क्लोज्ड फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्पेयर। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, सिंपल है, मैंने आपको बता दिया कि जो टोटल चार्ज है ये तो न्यूट्रल है,
अगर जो मान लिया यहां कुछ चार्ज भी होता तो इसका मतलब यहां पे तो अभी चार्ज 0 है, अगर जो कुछ चार्ज होता तो ले लेते, तो Q टोटल कितना है भाई, Q1 प्लस Q2 कितना बोलेंगे भाई, 4 माइक्रोकूलम प्लस 0, तो ये तो हो गया 4 माइक्रोकूलम, ये तो टोटल चार्ज हो गया। हाँ भाई बोर्ड पे देखना जरा, इसकी रेडियस ज्यादा है और ये है आपका 10 सेंटीमीटर, तो जो यहां पे चार्ज होगा, यहां पे जो चार्ज आएगा वो Q1 डैश आएगा, मैं निकाल दूंगा फॉर्मूले से, और देखो यहां पर भी चार्ज आ जाएगा, यानी कि इस बॉडी से इस बॉडी में तार के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, और यहां पे क्या जाएगा, Q2 डैश आ जाएगा। क्लियर है क्या बात, तो बोर्ड पे देखो, तो Q1 डैश कितना लिखूंगा मैं, Q1 डैश जो लिखूंगा वो कितना लिखूंगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, और Q2 डैश कितना लिखूंगा भाई, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। अब Q टोटल कितना था, 4 माइक्रोकूलम, तो R1 है आपकी 10, R2 है आपकी 5, है ना भाई, दिस इज R2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 10 प्लस 5 इंटू 4 माइक्रोकूलम, और ये Q2 डैश जो आएगा 5 अपॉन 10 प्लस 5 4 माइक्रोकूलम, तो आ जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 माइक्रोकूलम, दिस इज Q1 डैश, और Q2 डैश इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 4 अपॉन 3 माइक्रोकूलम। तो Q1 डैश और Q2 डैश यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12/3 4 माइक्रोकूलम ही आएगा। इसका मतलब चार्ज तो कंजर्व रहता है, केवल और केवल ट्रांसफर होता है। वो ये भी पूछ सकता है कि हाउ मच चार्ज इज फ्लो फ्रॉम वायर AB, इसका नाम क्या दे देगा, AB दे देगा, और वो कहेगा हाउ मच चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो को आपको फाइंड करना है, कितना चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी तक ट्रांसफर हुआ, तो निकाल देंगे। सौजन्या कैसे निकालेंगे, पहले यहां पे चार्ज 0 था, अब कितना आ गया, Q2 डैश, तो यदि आपको चार्ज फ्लो निकालना है, चार्ज फ्लो थ्रू वायर AB कितना लिखूंगा, पहले तो यहां 0 था तो Q2 डैश माइनस 0, और Q2 डैश कितना आया, 4/3 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हुआ, दिस द आंसर। मैं एक चीज और बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से और वो पूछ सकते हैं, है ना। चलो मैं क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको, और आप बता भी सकते हो मेरे को। मान लिया फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ना, ये 20 सेंटीमीटर का गोला है और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर का गोला है। क्लियर है बात। अब यहां पे हमने इसे चार्ज दे दिया, कितना चार्ज दे दिया, इसे हमने दे दिया मान लिया 4 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया। अब इसे हमने, क्लियर है क्या बात भाई, 2 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो ये कहेगा इस गोल, चलो -2 माइक्रोकूलम दे दिया, ऐसे लिख लेते हैं, इसे माइनस दे दिया। अब कहते हैं कि ये जो स्पेयर A है स्पेयर B है, स्पेयर B को स्पेयर A से टच करा देंगे, दोनों को क्या करा देंगे भाई, टच करा देंगे, और टच करा के दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो यू हैव टू फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्पेयर, तो सेम ही रहेगा क्वेश्चन, है ना। इफ both spheres are touch for some time and kept at infinite distance, find charge on each sphere, find charge on each sphere। तो ये करके है, तो कैसे करेंगे, जब दोनों चार्ज को हम, दोनों स्पेयर को हम मिला देंगे, जब दोनों स्पेयर को आप मिला दोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, देखो
बोर्ड पे देखो, ऐसे हो जाएगा दोनों स्पेयर। दोनों स्पेयर एक दूसरे से टच होंगे तो एक कंडक्टर बन जाएगा। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा फॉर सम टाइम। पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज इधर से उधर जाएगा, ट्रांसफर होगा। इस तरीके से दोनों का पोटेंशियल सेम हो तो फाइनल चार्ज Q1 डैश Q2 डैश इस पे इधर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो Q1 डैश Q2 डैश वैसे ही निकालेंगे। तो Q टोटल, इसमें Q टोटल कितना लिखूंगा भाई, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। यह है 20 सेंटीमीटर, यह है आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, ए और बी। तो कितना आएगा भाई Q1 डैश निकाल लेंगे। Q1 डैश 20 अपॉन 20 प्लस 10 इंटू 2 माइक्रोकूलम। जो चार्ज है वो नेगेटिव दे रखा है तो विद साइन टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। सही है ना बात? तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू 2 4 अपॉन 3 माइक्रोकूलम। और Q2 डैश जो होगा, क्लियर है बात भाई, Q2 डैश जो होगा वो 10 अपॉन 20 प्लस 10 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज 2 माइक्रोकूलम 2 अपॉन 3 माइक्रोकूलम Q2 डैश हो जाएगा। क्लियर है? अभी ने दूर दूर रख देते हैं ऐसे करके, इसे साफ कर देते हैं अपन। देखो इस प्रोसेस में जब चार्ज वायर से फ्लो होता है, देखो ध्यान से, इस प्रोसेस में जब चार्ज, मान लिया इसकी रेडियस कितनी है भाई, इसकी रेडियस 2r है ना भाई, और इसकी रेडियस r है, ये छोटा गोला है। इस पे मान लिया टोटल चार्ज कितना है, इस पे चार्ज q है और इस पे चार्ज कितना है 2q है, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? अब हम जब इस चार्ज को, इस स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज इधर उधर से फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब चार्ज फ्लो होता है इस वायर से, या तो चार्ज इधर जाएगा या चार्ज इधर जाएगा। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अगर जो स्विच एस को क्लोज करें तो चार्ज ए से बी जाएगा, बी से ए जाएगा, तो वो भी हम कर लेंगे इस पार्ट में। दूसरा ये बताएंगे कि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में मूव करते हैं तो एनर्जी का लॉस हो जाता है। आई बात समझ में? तो हमने इसमें लॉस ऑफ एनर्जी भी निकालनी है ना। आप इसमें हेडिंग भी डाल सकते हो, लॉस ऑफ एनर्जी। हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो एग्जांपल लिख लेंगे हम, इफ स्विच एस इज क्लोज्ड, एस इज क्लोज्ड, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, दिस द क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात भाई? अच्छा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं पुराना कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से, यदि ये एक शेल है, क्लियर है बात, तो इस शेल पे अगर जो चार्ज होता है Q और इसकी रेडियस R है, तो इसकी जो एनर्जी होती है शेल की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, और उसे हम सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। सेल्फ एनर्जी जो शेल की होती है वो KQ² अपॉन 2R होती है। अगर जो शेल के ऊपर है ना, और यदि शेल के ऊपर सरफेस पर चार्ज है तो कितना हो जाएगा ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R। इसे आप याद भी रखना है, डेरिवेशन भी कराया था साथ में, है ना। साथ में अभी मैं हाथों हाथ आपको याद भी दिला दूं कि यदि ये नॉन कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है और रेडियस R है और इस पे टोटल चार्ज Q है, तो जो इसकी सेल्फ एनर्जी होगी, सेल्फ एनर्जी कितनी होगी भाई, वो 3/5 KQ² अपॉन R होती है, और ये 3Q² अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। इसे याद रखना है अपने को। तो हमें तो इस टॉपिक में ध्यान देना, मैं अपनी कॉपी में से आप चेक कर सकते हो, सेल्फ एनर्जी के दोनों डेरिवेशन कराए थे, साथ में सवाल भी कराए थे। तो जो शेल की सेल्फ एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी क्या होती है,
चार्ज को इनफाइनाइट से शेल बनाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो उसकी सेल्फ एनर्जी होती है, और k²/2r इसे आपको याद रखना है। क्लियर है क्या बात? अब हम यहां देखते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी कैसे होगा। पहले तो सिस्टम ये है, तो जो इसकी इनिशियल एनर्जी होगी वो मैं आपको, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं बेटा, कि ध्यान रखना, यानी कि इसकी और इसकी इंटरेक्टिव एनर्जी नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। क्लियर है क्या बात? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इसकी होगी और इसकी भी होगी। तो यू ए, इसे शेल ए, इसे शेल बी मान लेता हूं। चार्ज इस पर इस प्रकार से होगा। क्लियर है बात भाई? इस प्रकार से, इस पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज 2q है और इस पे चार्ज q है, तो ua प्लस ub, और ua कितना होगा? फॉर्मूला लगा देंगे k q²/2 इंटू 2r, और ub लगा देंगे k 2q²/2 इंटू r। क्लियर है क्या बात? तो k²/r कॉमन आके 1/4, और यहां पे क्या बचेगा भाई? यहां पे बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 9/4 k²/r। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दोनों शेल की मिलाकर के आ जाती है। कॉपी करो यहां। एनर्जी फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद करना, डेरिवेशन तो आपको कराया था। अब हमें जब when switch is closed, when switch is closed, switch is closed, तो क्या होगा? जब स्विच क्लोज कर देंगे तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q1 डैश और इस पे चार्ज आ जाएगा Q2 डैश। क्लियर है क्या बात? तो इसकी सेल्फ एनर्जी फाइनल बाद में लिख देंगे। तो पहले मैं Q1 डैश लिख देता हूं आपको। Q1 डैश कितना होगा? 2r प्लस r। हां भाई, Q टोटल कितना लिखूं? Q टोटल जो आएगा Q प्लस 2Q, यानी 3Q आ जाएगा। इट मींस 3Q। तो कितना होगा बताओ? ये आएगा 2/3 इंटू 3Q, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा चार्ज 2Q। समझ में आई बात? अच्छा, अगर जो चार्ज इस पे 2Q है तो इस पे चार्ज Q ही आएगा, चाहे देख लो आप। तो Q2 डैश इज इक्वल टू r/2r प्लस r इंटू 3Q इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3Q इज इक्वल टू Q। सो दिस इज Q2 डैश। क्लियर है क्या बात? अब क्या करेंगे हम? अब इसकी फाइनल एनर्जी निकाल देंगे, है ना? फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे? इसे A मान लेते हैं, इसे B। दिस इज Q1 डैश। फाइनल एनर्जी जो होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी UA डैश, दिस इज UB डैश। UA डैश प्लस UB डैश में लिख दूंगा, और सेल्फ एनर्जी k²/2r, तो k Q1 डैश (2 इंटू) इसकी रेडियस कितनी भाई? 2r, और इसकी रेडियस थी r, इंटू 2r प्लस चार्ज ही लिख देता हूं ना, इसमें यही लिख देता हूं 2q का स्क्वायर प्लस k इंटू, इस पे चार्ज कितना आया? q²/2 इंटू रेडियस है इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस है 2r। तो देखते हैं कितना हो गया। k²/r कॉमन लेके कितना बचेगा भाई? यहां पे तो 1 और यहां बचेगा 1/2। तो फाइनली एनर्जी इससे कम ही आएगी 100%, क्योंकि लॉस तो होना ही है। तो यह आ जाएगी 3/2 kq²/r आ जाएगी। तो u फाइनल इज इक्वल टू 3/2 kq²/r फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। दूसरी बात, ये जो Q1 डैश आया था ये 2Q था, और जबकि इस पे पहले चार्ज कितना था? इनिशियल चार्ज था Q, अब आया चार्ज 2Q, और यहां पे चार्ज कितना था भाई? 2Q। अब 2Q से हो गया Q, ये हो गया Q से 2Q। इसका मतलब जो चार्ज है वो इधर से इधर आ रहा है। चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम B टू A। क्लियर है क्या बात? तो जब वो फ्लो होगा तो यहां से हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलेगी,
तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी लिखें? तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू यू इनिशियल, इनिशियल में से फाइनल घटाएंगे तभी लॉस आएगा। दिस इज 9/4 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। हाँ भाई, 4 एलसीएम लेके 9 माइनस 6, तो दिस इज 3/4 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, बात ऐसी बात है ना? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एससी वर्मा में कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं एक ही करा रहा हूं तो आप कर लोगे, ऐसा नहीं है ना? वही टच करा के वायर की जगह वो क्या करेगा, टच करा के दूर रख देगा तो लॉस ऑफ एनर्जी पूछ लेगा या हीट प्रोड्यूस पूछ लेगा, इस तरीके से पूछ लेगा। तो देखो, मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में मैंने आपको बताया कि यदि एक बड़ा चार्ज गोला है और इसे चार्ज दे दिया मैंने Q1 और ये रेडियस 1 है, और एक छोटा गोला है और ये रेडियस R2 है और इसे चार्ज दे दिया Q2, तो टोटल चार्ज तो Q टोटल तो Q1 प्लस Q2 होता है। अब मैं इसे यदि देखो जरा, अब मैं इसे यदि टच कर दूं, ध्यान से देखो ऐसे करके, अब मैं इसे टच कर दूं तो दोनों को एक कंडक्टर बना दूं, तो इस पे जो Q1 डैश होगा और इस पे जो Q2 डैश होगा, तो जिसकी रेडियस ज्यादा है मैंने आपको बताया Q2 डैश वो R1 अपॉन R2 के प्रोपोर्शनल में होगी। बात समझ में आती है ना? Q1 डैश और Q2 डैश R1 अपॉन R2 के प्रोपोर्शनल में हो जाती है, यानी कि इस पे चार्ज ज्यादा होगा जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। आ गई क्या बात समझ में? अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, जैसे कि यदि मैं इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखना चाहता हूं सिग्मा 1, पहले जो भी थी वो थी सही, उससे तो छोड़ो, लेकिन फाइनली जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, देखना जरा, इसकी सिग्मा 2 लिख देता हूं। आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर टचिंग, जो इसकी सिग्मा आएगी वो कितनी आएगी? Q1 डैश अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, और Q2 डैश, Q2 इसकी कितनी आएगी? Q2 डैश अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, क्लियर? R2 स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है ये? सरफेस, तो Q1 अपॉन Q2 को यदि मैं लिखूं तो दिस इज Q1 डैश Q2 डैश, और यहां आएगा R1 स्क्वायर और ऊपर जाएगा R2 स्क्वायर। समझ में आई बात? बोर्ड पे देखो, जो ये Q1 डैश और Q2 डैश है, तो ये तो Q टोटल था ही सही, तो ये है R1 अपॉन R2 का रेशो, ठीक है? और यहां पे कितना आ रहा है? R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? R2 अपॉन R1 सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। इसका मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहां पे तो जो चार्ज था, यहां पे जो चार्ज था वो तो रेडियस के प्रोपोर्शनल था Q डैश, यानी कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उस पे चार्ज ज्यादा आ जाएगा, और लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब जिसकी रेडियस कम है उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बोर्ड पे देखो, ये तो Q2 डैश है ही सही, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक पर मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, किसकी? R2 वाले की। चार्ज इस पे ज्यादा होगा लेकिन इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना? यहां से ही पता लग रहा है अपने को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है के बाद? तो जिसकी रेडियस कम है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बोर्ड पे देखो, साथ में यदि मैं आपसे, बोर्ड पे देखना बेटा एक बार, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं कि भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो ये E1 है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो E2 है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां लिख देता हूं, जो E1 होगी वो KQ1 डैश अपॉन R1 स्क्वायर होगी, साथ में जो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी?
के क्यू डैश अपॉन आर टू स्क्वायर होगी, तो E1 अपॉन E2 यदि मैं निकालता हूं तो वो Q1 अपॉन Q2 डैश और R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर सेम आएगा, और Q1 अपॉन Q2 R1 अपॉन R2 इंटू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, वो तो आना ही था, ये आ गया E1 अपॉन E2, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के होगी, यानी जिसकी रेडियस कम है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जिसकी रेडियस ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर उस पॉइंट पर ज्यादा होगी। दूसरी बात ध्यान से सुनो, यदि कोई कंडक्टर है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होती है। ध्यान रखना, कोई भी किसी भी टाइप का कंडक्टर हो। चलो पहले इसे इतना कॉपी कर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे अभी, है ना। अच्छा, तो इधर देखो जरा, मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर है। अब जरूरी नहीं है कि जैसे मान लिया ये तो गोले गोले हैं, एकदम सिमेट्रिकल कंडक्टर हैं, आपने इस तरीके से कोई कंडक्टर ले लिया ऐसे करके और इसे चार्ज दे दिया Q, तो जो चार्ज होगा कंडक्टर के वो सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे किस तरीके से आएगा कि जहां रेडियस कम होगी सरफेस की, जैसे यहां पे रेडियस कम है और यहां पे रेडियस है ज्यादा, बात समझ में आई, तो यहां पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है नुकीली जगह पर जहां रेडियस कम है, और यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब कंडक्टर जहां नुकीला होता है, जहां उसकी रेडियस कम है, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ज्यादा हो जाएगी, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जस्ट इसके बाहर, कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नुकीली जो कंडक्टर होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लिया कील है, लोहे की कील, क्लियर है क्या बात, और ये इस तरीके से है, तो जो नुकीली कील होती है इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी, क्योंकि रेडियस बहुत कम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत कम होती है, और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जितनी रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सिग्मा मतलब 1/r, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 1/r, या रेडियस, जितनी रेडियस कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। तो बोर्ड पे देखो, यदि आपने देखा होगा कि जो लाइटनिंग होती है, जब बादल गरजते हैं और लाइटनिंग जब बिजली कड़कती है तो कभी कभी गिर भी जाती है, तो मंदिरों के या किसी भी जैसे चर्च वर्च में या मंदिरों पे आपने देखे होंगे, तो जो गुंबद होते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं, और क्या कहते हैं वो नुकीले टाइप के होते हैं, ऐसे करके, है ना, यूं करके बना जाते हैं। तो उसका कारण ही यही है कि जैसे मान लिया ये मंदिर का गुंबद है ऐसे और मेटल का है, तो जैसे मान लिया बिजली गिरती है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि यहां पर अगर जो चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने की वजह से यहां की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है। समझ में आई ना बात। तो आयनाइज हो जाने के कारण जब जो ये हमारे क्लाउड्स होते हैं इसमें से बिजली निकलती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए पाथ चाहिए होता है, तो इस प्रकार का पाथ इसे प्रोवाइड करा देते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं तो उस पर एक इस तरीके की लोहे की रॉड, आपको जैसे बिल्डिंग है, ये मान लिया बिल्डिंग है ये इस तरीके से, है ना, यहां पे घर बिल्डिंग है, तो लोहे छत पर जो है लोहे की रॉड इस तरीके से लगा देते हैं,
उससे होता क्या है, यदि कभी उस बिल्डिंग पर बिजली गिरी और ये जो लोहे की रोड होती है ये नीचे जाकर के यहां पे ग्राउंड कर देते हैं इसे अर्थ में जाके, तो यदि कभी बिजली गिरती है तो इस नुकीली होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हाई होती है। इसके आसपास का रीजन जो एयर है वो एयर मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं और जो बादलों से बिजली आती है उसे पाथ मिल जाता है और ये पाथ इस लोहे से कनेक्ट होकर के इसे ग्राउंड कर देते हैं। तो जैसे हमारा घर है, जैसे मान लिया आपका घर है, तो छोटे छोटे घरों में तो इसमें पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा, महंगी प्रोसेस है, मतलब लगते हैं कुछ 20 30 40 जो भी हजार रुपए लगते हैं। तो ये महंगी प्रोसेस होती है, तो छोटे मोटे घरों में तो नहीं बनवाते, लेकिन जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें मतलब जो काम की बिल्डिंग है तो उसमें इस प्रकार की चीजें आप देखने के लिए मिल सकती हैं। तो लाइटनिंग से बचने के लिए इस चीज का हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। आप इसे थोड़ा सा इंटरनेट पे जाकर के भी आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए सर्च कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो क्या बताया मैंने आपको, जहां पर नुकीला होगा कंडक्टर वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। यह है बात। तो ये काफी आपने मतलब एससी वर्मा में थ्योरेटिकल आपको मिल जाएगा या बोर्ड की बुक्स में भी आपको थ्योरेटिकल इस कॉन्सेप्ट पे चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है? अच्छा अब देखो, किसी भी कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो मैं इसे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है ना। जैसे मान लिया ये कोई कंडक्टर है और यहां पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, बात समझ में आई है ना। ये कितनी है भाई? सिग्मा है, ऐसे करके। तो मेरे को मान लिया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसके पास में कोई पॉइंट पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं यहां पर एक गॉसियन सिलेंडर ले लेता हूं, हॉरिजॉन्टल गॉसियन सिलेंडर, सही है बात। और यहां पर एरिया कितना आया, इस गॉसियन सिलेंडर का एरिया कितना है भाई? ए, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, जस्ट अवे फ्रॉम द सरफेस होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। यहां पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्लियर है क्या बात? क्योंकि कंडक्टर में तो अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0, ठीक है। तो अब मैं गॉसेस लॉ लगा दूंगा। गॉसेस लॉ की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आउटवर्ड फ्लक्स एक तो इस वाली सरफेस से आएगी, यहां से सरफेस से फ्लक्स कितनी हो गई? 0। यहां की फ्लक्स E इंटू ए, इसका एरिया कितना मान लिया भाई मैंने? इसका एरिया A मान लिया। क्लियर है बात? और देखो नेट आउटवर्ड फ्लक्स तो EA प्लस 0, ये 0 ये 0। और जो लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस में आपको बता चुका हूं DA वेक्टर तो ऐसे होता है, DS वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसे है तो 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, तो ये भी 0 हो गई। और चार्ज इंक्लोज, चार्ज इंक्लोज आया इसमें, तो ये जो चार्ज इंक्लोज होगा ये कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर में, यानी 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम चार्ज। तो ये जो एरिया है यहीं पे तो है ना चार्ज, ये अरे ये चार्ज ऐसे है, तो एरिया में सिग्मा इंटू ए। तो चार्ज इंक्लोज कितना जाएगा? सिग्मा ए, यहां पे रख देंगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया से एरिया कट जाएगा, तो कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगी। क्लियर है क्या बात? चाहे वो किसी भी प्रकार का कंडक्टर हो। जैसे मैंने आपको इसमें ही बताया था कि स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, तो सिग्मा कितना होगा? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई KQ अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आई बात? तो देखो जरा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो लिखा है, तो स्पेयर के लिए तो मैंने प्रूफ भी कर दी। साथ में अगर जो कोई नॉन सिमेट्रिक कंडक्टर किसी भी टाइप का कंडक्टर है और उसके सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आउटसाइड में, जस्ट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होती है, चाहे वो मेटेलिक प्लेट ही क्यों ना हो, चाहे वो स्पेयर ऑफ रेडियस आर ही क्यों ना हो।